कहानी की शुरुआत एक भव्य संगीत की रात से होती है, जो यश और अंकिता की शादी की खुशी में सजी थी। चारों ओर रोशनी, मेहमानों की भीड़ और गीत संगीत का माहौल था। लेकिन इस जश्न के बीच एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसने सबकी खुशियों को हिला कर रख दिया। सबको पता था कि इस जश्न के बीच शाश्वत और नंदिनी की चालें कुछ नया रंग जरूर लाएंगी, मगर किस तरह से, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। नंदिनी, जो हमेशा से शातिर और लालची थी, गलती से ड्रिंक की जगह नशे वाली ड्रिंक पी लेती है और उसका असर धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होने लगता है। जैसे जैसे संगीत का शोर बढ़ता है, नंदिनी की नशे की हालत भी बिगड़ती जाती है। शुरुआत में तो लोग समझते हैं कि वो सिर्फ उत्साह में ज्यादा नाच रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार अजीब होने लगता है। अचानक ही वो डांस फ्लोर पर शाश्वत को पकड़कर खींच लेती है और उसके साथ बहुत ही क्लोज होकर नाचने लगती है। सब मेहमान हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नंदिनी और शाश्वत का इस तरह खुलेआम डांस करना उन्हें बेहद असामान्य लगता है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, देवर और भाभी का रिश्ता इतना गहरा, ये तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में। शाश्वत हक्का बक्का रह जाता है। वो नंदिनी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी नशे में होने की वजह से किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वो जोर जोर से कहने लगती है, बस शाश्वत, इतने साल हो गए हमें साथ रहते हुए, अब क्यों छुपाना? सबको बता दो कि तुम मुझे पसंद करते हो। सबको बता दो कि हमारे बीच सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं है, कुछ और भी है। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है और यश और अंकिता के साथ साथ उनके ससुराल वाले भी दंग रह जाते हैं। यश तो जैसे जमीन पर खड़ा ही नहीं रह पाता, उसके पैरों तले सचमुच जमीन खिसक जाती है। पूरा माहौल शर्मिंदगी और गुस्से से भर जाता है। शाश्वत घबरा कर कहता है, रुक जाओ नंदिनी, तुम्हें होश नहीं है, तुम नशे में हो, कुछ समझ नहीं रही हो। लेकिन नंदिनी बार बार जिद करती है, इतना छुपाओगे शाश्वत? क्यों डरते हो सबके सामने? तुम वैसे भी ईशानी को तलाक देने ही वाले हो, फिर ये ढोंग क्यों? दुनिया से क्यों छुपाना? जब हमारे बीच कमरे में जो रिश्ता बन चुका है, उसे तुम क्यों छुपाना चाहते हो? आज सबके सामने बोलो कि तुम मुझे चाहते हो और मुझे इस रिश्ते को नाम दोगे। ये सुनकर शाश्वत का पारा चढ़ जाता है। वो नंदिनी को कसकर पकड़ता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। पूरा हॉल इस अचानक हुए घटनाक्रम से स्तब्ध रह जाता है। शाश्वत गुस्से में चीखता है, बस करो नंदिनी, बहुत हो गया। तुम नशे में हो और बकवास कर रही हो। सच तो यह है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बातों में आकर अपना समय खराब करता रहा, लेकिन अब बहुत हो गया। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि नंदिनी सबके सामने एक एक राज उगल चुकी थी। इस घटना के बाद यश और अंकिता की शादी टूट जाती है। मेहमान धीरे धीरे चले जाते हैं। यश और उसका परिवार अंकिता को लेकर अपने घर लौट जाता है। घर में सिर्फ सन्नाटा और बदनामी रह जाती है। सच्चाई का खुलासा और शाश्वत का पर्दाफाश। संगीत की रात के उस तूफान के बाद पूरा माहौल बदल चुका था। जो शादी खुशी और उत्साह से भरी होनी चाहिए थी, वो अब आरोप, अपमान और गुस्से के बोझ तले दब चुकी थी। समाज की नज़रों में शाश्वत और नंदिनी दोनों ही गिर चुके थे। कमरे में बंद नंदिनी अब भी नशे के असर में थी। उसकी आंखें बोझिल थीं, लेकिन वो रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सब सच है। शाश्वत उसे घूरता रहा। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो चीख पड़ा, तुम्हें अंदाजा भी है आज तुमने क्या कर दिया? मैंने सोचा था तुम्हारी बातें, तुम्हारा पागलपन कमरे तक सीमित रहेगा, लेकिन तुमने सबके सामने मुझे बर्बाद कर दिया। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, बर्बाद मैंने नहीं किया शाश्वत, हमने मिलके किया है। बस फर्क इतना है कि मैं सच बोल गई और तुम झूठ जीते रहे। उसकी बातों ने शाश्वत का खून खौला दिया। उधर बाहर हॉल में ईशानी के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थी। एक तरफ उसे राहत थी कि आखिरकार सच सामने आ गया और उस पर लगे सारे झूठे इल्जाम मिट गए, लेकिन दूसरी तरफ उसे दर्द भी था, क्योंकि उसकी शादी और उसका परिवार अब पूरी तरह टूटने की कगार पर था। बुआ जी पहली बार उसके पास आईं और धीरे से बोली, बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, नंदिनी को सच्चा और तुम्हें गुनहगार मानती रही। आज सच्चाई सामने आ गई है, मैं शर्मिंदा हूं। ये सुनकर ईशानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर्फ इतना कहा कि काश ये सच पहले सामने आ गया होता तो आज इतना बड़ा तूफान न उठता। यश का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने पिता से बार बार कह रहा था, पापा, ये शादी अब नहीं हो सकती, हम अपनी बहन की जिंदगी को इस दलदल में नहीं धकेल सकते। अंकिता रो रही थी। वो यश का हाथ पकड़कर कह रही थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी खुशियां क्यों छीनी जा रही हैं? मैंने तो हमेशा इस परिवार को अपनाने की कोशिश की थी। अंकिता का दर्द देखकर सबका दिल पिघल रहा था।
घर के बुजुर्ग दादाजी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, खड़े हुए। उनकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। शादी टूटेगी या नहीं, इसका फैसला कल सुबह होगा। अभी कोई जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन इतना याद रखो, गंदगी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे बाहर निकालना ही पड़ता है, और आज गंदगी सामने आ चुकी है। रात गहरी हो गई थी। घर का हर कोना तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। शाश्वत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जबकि नंदिनी वहीं रोते रोते सो गई। ईशानी अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई है। कभी वो अपने पति से प्यार करती थी, उसे अपना सब कुछ मानती थी, और आज वही पति उसकी जिंदगी को अंधेरे की बदनामी में धकेल रहा था। सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में इस कांड की चर्चा फैल चुकी थी। पड़ोसी घर के बाहर जमा होने लगे थे। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे ये वही घर है जहां कल रात एक ड्रामा हुआ था। परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। शादी वाले घर की चौखट पर अब हंसी और गीत नहीं, बल्कि शर्म और अफवाहों का बोझ था। दादाजी ने सुबह सबको हॉल में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, आज हम सब सच के सामने खड़े हैं। जो कुछ हुआ उसने हमें तोड़ कर रख दिया है, लेकिन अब हमें ये तय करना है कि आगे क्या होगा। यश बेटा, शादी का फैसला तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें लगता है कि इस रिश्ते में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हम ये शादी यहीं रोक देंगे। यश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादाजी, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है, और अगर उस रिश्ते की नींव में गंदगी हो तो वो कभी टिक नहीं सकता। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अंकिता जोर से रो पड़ी, लेकिन उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें हमने इस गंदे घर से बचा लिया, यही हमारी जीत है। शाश्वत, जो ये सब सुन रहा था, अचानक हॉल में आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था। उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, कृपया मेरी एक बात सुन लीजिए। नंदिनी नशे में थी, उसने जो कहा वो सच नहीं था। मैं मानता हूँ कि मैंने गलतियां की, मैंने उसे वक्त दिया, उसे समझाया नहीं, लेकिन इतना गंदा रिश्ता मेरे और उसके बीच कभी नहीं था। मुझे गलत मत समझिए। लेकिन भीड़ में से एक बुजुर्ग मेहमान खड़े होकर बोले, बेटा, हम सब ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। औरत नशे में हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बात बिना वजह नहीं कहती। सच यही है कि तुम दोनों के बीच कुछ था और आज वही तुम्हें सता रहा है। शाश्वत के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने ईशानी की तरफ देखा, लेकिन ईशानी ने अपना चेहरा फेर लिया। वो चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि अब उसके पास उसके लिए कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार शादी टूट गई। मेहमान धीरे धीरे चले गए। यश और उसका परिवार अंकिता को लेकर अपने घर लौट आया। घर में सिर्फ सन्नाटा और बदनामी रह गई। इस पूरे हादसे के बाद नंदिनी को उसके मायके भेज दिया गया, ताकि वो अपने होश में आ सके और अपनी गलतियों का सामना कर सके। शाश्वत अकेला रह गया, पत्नी की नज़र में गुनहगार, परिवार की नज़र में बोझ और समाज की नज़र में गिरे हुए इंसान की तरह। ईशानी ने तय किया कि अब वो अपने लिए लड़ेगी। उसने शाश्वत से कहा, तालाक की बातें तुमने शुरू की थी, अब मैं उसे पूरा करूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये सुनकर शाश्वत का दिल टूट गया, लेकिन अब उसके पास ना कुछ कहने को, ना किसी को मनाने का हक था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार वही थी कि उसने उस औरत को खो दिया जिसने उसे दिल से चाहा था। दुनिया के दरवाजे बंद होते हुए ईशानी ने धीरे से अपने पुराने घर का भारी दरवाजा बंद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत के थे। जिस घर को उसने कभी अपना समझा था, आज वो सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। उसने मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। न शाश्वत का घमंड, न नंदिनी की जहरीली मुस्कान, और न ही उस घर की घुटन। अनुराग, एक सच्चा दोस्त और मार्गदर्शक, उसके साथ खड़ा था। उसकी आवाज में एक सांत्वना और विश्वास था। ईशानी, तुम अब यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, चाहे हालात कैसे भी हों, तुम अपनी पढ़ाई और करियर कभी मत छोड़ना। अनुराग ने उसके बिखरे हुए आत्मविश्वास को सहारा दिया। ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अनुराग, तुम्हारे भरोसे पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। ईशानी ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाई। हॉस्टल के छोटे से कमरे में उसने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान कर दिया। उसकी किताबों के पन्ने उसके आंसू और पसीने के गवाह थे। जब भी वो टूटती, उसे शाश्वत का घमंड और नंदिनी की धोखेबाजी याद आती, और वो फिर से उठ खड़ी होती। धीरे धीरे वो एक मजबूर लड़की से एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बन रही थी। उसने अपनी पहचान ईशानी शाश्वत सिंह से बदलकर सिर्फ ईशानी बना ली थी। उधर शाश्वत के घर में तूफान आ गया था। ईशानी के जाने के बाद जैसे उसके भाग्य ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एक एक करके सारे इन्वेस्टर्स ने मुंह मोड़ लिया। उसके बड़े बड़े बिजनेस डील धड़ाम से गिर रहे थे। शाश्वत का साम्राज्य, जो उसने अपनी अकड़ और धोखे से खड़ा किया था, ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था।
ऐसे में सामने आई नंदिनी का असली चेहरा। अब तक जो नंदिनी शाश्वत की चापलूसी करती थी, वो अब घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही थी। उसने घर के सारे खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया और शाश्वत को जता दिया कि वो अब उसकी दया पर नहीं जी रही है। शाश्वत ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो नंदिनी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि उसके घमंड और सत्ता पर एक करारा वार था। शाश्वत, जो कभी अपने गुस्से और गुरूर के लिए जाना जाता था, अब एक टूटे हुए इंसान में तब्दील हो गया था। वो शराब में अपने दुख और पछतावे को डुबोने लगा। वो खाली कमरों में अकेला बैठता जहां कभी उसकी हुकूमत चलती थी। धीरे धीरे उसके अपने भी उससे दूर हो गए, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में खो गए और बुआ जी की अब कोई नहीं सुनता था। शाश्वत अकेलापन और बर्बादी के अंधेरे में डूबता चला गया, जब तक कि उसे एक दिन भयानक हार्ट अटैक नहीं आ गया। कहानी में 5 साल का लीप आता है। ईशानी ने दिन रात की मेहनत से अपने सपने को सच कर दिखाया था। वो अब एक IPS ऑफिसर थी। उसकी वर्दी पर लगे सितारे उसकी मेहनत और लगन की गवाही दे रहे थे। वो अनुराग के साथ एक बड़े अस्पताल की उद्घाटन में पहुंची। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर कोई ईशानी को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां एक कोने में एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ एक इंसान था, जिसकी आंखों में गहरा दर्द था। वो कोई और नहीं बल्कि शाश्वत था। उसका घमंड, उसका गुरूर सब चूर चूर हो चुका था। वो अपने नौकर के सहारे जी रहा था। जब ईशानी वहां पहुंची तो शाश्वत की आवाज ने उसे रोक दिया। ईशानी, ईशानी, मेरी बात तो सुन ले। ईशानी ने मुड़कर देखा और एक पल के लिए उसके होश उड़ गए। सामने वो ताकतवर आदमी नहीं था, बल्कि एक लाचार और टूटा हुआ इंसान था। शाश्वत की आंखों में पछतावा था और ईशानी की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। ईशानी और शाश्वत एक दूसरे को देखते हैं। एक मौन छाया हुआ है। शाश्वत के चेहरे पर पछतावा है और ईशानी की आंखों में दर्द, गुस्सा और कुछ हद तक दया भी है। शाश्वत, ईशानी, मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ खो दिया है, अपना घमंड, अपना पैसा और सबसे बढ़कर तुम्हें। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या गलती की थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मेरा अहंकार और मेरा गुस्सा सब कुछ मेरे पास से छीन ले गया। ईशानी, उसकी आवाज़ में दर्द था। माफ़ी? 5 साल। 5 साल मैंने हर पल वो दर्द महसूस किया है जो तुमने मुझे दिया था। जिस घर को तुमने मेरी जिंदगी बनाया था, तुमने ही उसे मेरे लिए नर्क बना दिया था। उसने गहरी सांस ली। जब तुम सब कुछ खो रहे थे, तब मैं अपनी पहचान बनाने में व्यस्त थी। जब तुम अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे थे, तब मैं अपनी जीत की नींव रख रही थी। शाश्वत, ईशानी, मैं जानता हूं मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। नंदिनी ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। उसने मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर दिया। मैं आज अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। ईशानी ने शाश्वत को देखा। वो पूरी तरह से टूट चुका था। ये वो इंसान नहीं था जिसने कभी उस पर राज किया था। ये एक टूटी हुई परछाई थी। तभी अनुराग ने ईशानी के कंधे पर हाथ रखा। वो जानता था कि ये पल ईशानी के लिए कितना मुश्किल है। अनुराग, ईशानी, तुम्हें कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी में सब कुछ खुद हासिल किया है। ईशानी ने एक पल सोचा, फिर शाश्वत की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक निर्भीक आत्मविश्वास था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ करूंगी? नहीं, माफ करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे और तुम्हारे बीच जो हुआ था वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन ईशानी ने अपने मन में कुछ फैसला लिया। उसने शाश्वत को देखा, फिर अनुराग की तरफ मुड़ी। अनुराग, एक एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें इलाज की जरूरत है। शाश्वत, ईशानी, तुम मेरी मदद कर रही हो? ईशानी, मैं एक IPS ऑफिसर हूँ। मेरा काम लोगों की मदद करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये माफ़ी नहीं है शाश्वत, ये सिर्फ मेरा फर्ज है। शाश्वत का नया सफ़र और नंदिनी का अंत। ईशानी ने शाश्वत को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। ये कोई दया नहीं थी, बल्कि एक कर्तव्य था जो उसने खुद पर थोपा था। शाश्वत को यकीन नहीं हो रहा था कि वही ईशानी जिसे उसने कभी इतना दर्द दिया था, आज उसकी देखभाल कर रही थी। एक दिन जब ईशानी शाश्वत के कमरे में आई तो उसने देखा कि वो बेचैन था। शाश्वत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी सही कह रही थी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। ईशानी, तुम्हारे लिए मैं यहाँ नहीं हूँ शाश्वत। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं एक IPS ऑफिसर हूँ और मेरा फर्ज है लोगों की मदद करना। उसने शाश्वत को एक कठोर नज़र से देखा।
अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करूंगी तो तुम गलत हो। मैं सिर्फ तुम्हें एक मौका दे रही हूं। ये मौका तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। शाश्वत ने ईशानी की बात सुनकर सिर झुका लिया। वो समझ गया था कि ईशानी ने उसे माफ़ नहीं किया था, बल्कि उसे खुद को सुधारने का मौका दिया था। उधर नंदिनी अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसे लगा कि वो शाश्वत को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अंत पास था। जब उसे पता चला कि ईशानी ने शाश्वत को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, तो वो आग बबूला हो गई। नंदिनी, ईशानी, तुम मुझे बर्बाद कर दोगे? नहीं, मैं तुम्हें और शाश्वत को एक साथ रहने नहीं दूंगी। वो हॉस्पिटल पहुंचती है और शाश्वत से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन ईशानी ने उसे रोक दिया। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। शाश्वत की हालत तुम्हारे कारण ही हुई है। नंदिनी ने गुस्से में शाश्वत के बैंक अकाउंट और बिजनेस को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि शाश्वत ने सब कुछ अपने बच्चों के नाम पर कर दिया था। नंदिनी के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो बर्बाद हो गई और उसे जेल जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद शाश्वत ठीक हो गया। वो अब एक टूटा हुआ और अकेला इंसान नहीं था। उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। वो अब साधारण जिंदगी जी रहा था, जिसमें कोई दिखावा नहीं था। एक दिन ईशानी और अनुराग शाश्वत से मिलने जाते हैं। शाश्वत ने ईशानी को एक लिफाफा दिया। उसमें कुछ कागजात थे। शाश्वत, ये सब तुम्हारी जायदाद है। जो कुछ ईशानी ने कागजात को देखा और उसे लौटा दिया। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी पहचान चाहिए थी और मैंने उसे हासिल कर लिया है। ईशानी और अनुराग वहां से चले जाते हैं और शाश्वत उन्हें देखता रहता है। उसकी आंखों में पछतावा और आभार था। वो जानता था कि उसने माफी से परे एक नई सुबह। 1 साल बाद ईशानी और अनुराग एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ईशानी और अनुराग के रिश्ते ने समय के साथ एक नया रंग ले लिया था। उनकी दोस्ती एक गहरे विश्वास और सम्मान में बदल चुकी थी। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक भी थे। ईशानी ने अनुराग की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने तब देखी थी जब वो पहली बार अनुराग से मिली थी। अनुराग, ईशानी, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं एक टूटी हुई लड़की को देख रहा था, लेकिन आज मैं तुम्हें एक मजबूत महिला के रूप में देखता हूँ जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। ईशानी, अनुराग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन मेरा साथ नहीं देते तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होती। अनुराग ने धीरे से ईशानी का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है, हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। तुम मुझे मेरी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती हो और मैं बस तुम्हें वो सहारा देता हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। इस पल ईशानी ने अनुराग की आंखों में प्यार देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी तलाश यहीं खत्म हो चुकी है। उधर शाश्वत ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। उसने अपनी सभी संपत्ति दान कर दी और अपने बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बनाया। अब वो एक एनजीओ के लिए काम करता था, जहां वो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता था। एक दिन जब वो सड़क पर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसके बेटे और बेटी वहां आए। वे शाश्वत को देखकर हैरान थे। ये वही इंसान नहीं था जो कभी अपनी संपत्ति और घमंड के लिए जाना जाता था। बेटा, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहा हूँ। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। शाश्वत ने अपने बच्चों से माफ़ी मांगी और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। वे जानते थे कि उनके पिता ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया था। ईशानी और अनुराग की शादी का दिन था। दोनों बहुत खुश थे। जब ईशानी दुल्हन के रूप में अनुराग के पास पहुंची, तो उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई पछतावा नहीं था, कोई दर्द नहीं था। अब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। शाश्वत भी वहां आया था। उसने दूर से ही ईशानी और अनुराग को आशीर्वाद दिया। शाश्वत के चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। इस कहानी का अंत माफी से नहीं, बल्कि बदलाव और नई शुरुआत से होता है। ईशानी ने अपना बदला नहीं लिया, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा दी। शाश्वत ने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बन गया। और अनुराग ने ईशानी का साथ दिया ताकि वो अपनी कहानी खुद लिख सके।